हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने साइंस 1 का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिया था और उसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी कॉन्सेप्ट और जो भी था अपन ने सॉल्व कर चुके थे और कर लिए थे हम लोग। आज अपन सोच रहे हैं केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का जैसे कि आपने 9th क्लास में कुछ पढ़ा था केमिस्ट्री पे पेज, जैसे मेजरमेंट ऑफ मैटर्स करके एक चैप्टर था 4th लेसन जो पढ़े थे, उसी पे बेस्ड अभी पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में, जो उसी से रिलेटेड टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। तो आज अपन केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। सबसे पहले अपन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को अपन समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। देखिए, आप लोग 7th क्लास 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि चेंज दो तरह के होते हैं। एक चेंज जो होता है वो फिजिकल चेंज होता है और दूसरा जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शंस के टर्म पे जानते हैं। तो यहाँ पे केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में कुछ बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जैसे फिजिकल चेंज है, फिजिकल का मतलब होता है फिजिक्स से बना है ना, मतलब उसके डायमेंशन में चेंज, उसके टेम्परेचर में चेंज और उसकी विस्कोसिटी में चेंज। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो जनरली अपीयर होती है, दिखेंगी चेंज, उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। जैसे मान लीजिए ये अभी मार्कर है, अभी हमने इस मार्कर को खोल दिया तो अब इसका क्या हुआ, इसका डायमेंशन अलग टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल चेंज है। अभी इसको हम चाहें तो फिर से इसको उसी शेप में ला सकते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होता है कि केमिकल चेंज में नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फिजिकल में नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि चेंज कुछ देर के बाद फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन को एक्वायर कर सकता है। केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। एक बार चेंज हो गया तो खुद ब खुद वो अपनी इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल स्टेट को एक्वायर नहीं कर सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस है फिजिकल चेंज का, जो मैं लिख देता हूँ, फिजिकल एंड केमिकल चेंज का। तो एक तरफ फिजिकल चेंज, दूसरी तरफ अपन बात करते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लेते हैं फिजिकल चेंज का, कि जैसे इसमें क्या होता है कि किस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे, लिखेंगे द चेंज इन डायमेंशन स्टेट्स टेम्परेचर एक्सेट्रा is termed as फिजिकल चेंज। यानी जहाँ पे भी फिजिकल चेंज की बात है, इसका मतलब यह है कि डायमेंशन चेंज हो सकता है। मतलब ये कि एक हमने स्टिक दिया बड़ा सा, आपने उस स्टिक को तोड़ दिया, तो क्या हुआ, पहले वो लंबा था, अब तोड़ने के बाद वो छोटा हो गया। इसका मतलब ये है कि उसके डायमेंशन में चेंज आ गया। जैसे आपने आइस का एक टुकड़ा लिया, उसको कुछ देर बाहर टेम्परेचर में छोड़ दिया तो क्या होता है, मेल्ट हो गया, मेल्ट होके वाटर बनाया। तो ये यहाँ पे स्टेट का चेंज हुआ है, स्टेट चेंज। तो जब स्टेट चेंज होगा तो वो कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। टेम्परेचर में चेंज भी होगा तो वो फिजिकल चेंज। जैसे कोई एक बॉडी है जिसकी टेम्परेचर है मान लीजिए 50 डिग्री और आपने उसको हीट करके 70 डिग्री ला दिया, तो यहाँ पे चेंज कैसा हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है।
तो जनरली टेम्परेचर चेंज तो नहीं, टेम्परेचर चेंज थोड़ा सा केमिकल चेंज में भी आएगा। तो ज़्यादातर जो टर्म आता है वो डायमेंशन एंड स्टेट्स, इसका टर्म रहेगा। तो द चेंज इन डायमेंशन, स्टेट्स, टेम्परेचर एक्सेट्रा इज टर्म्ड एज द फिजिकल चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा ये होगा कि इसमें नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब ये कि अगर मान लिया जाए कि जो पुराना है, जैसे आइस है, तो आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर। अब अगर उसको मेल्ट किए तो मेल्ट करने के बाद वाटर बना, तो जो पहले आइस था, आइस का भी क्राइटेरिया वाटर की तरह थी, कैरेक्टरिस्टिक वाटर की कैरेक्टरिस्टिक की तरह थी। बाद में वाटर हो गया तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक सेम हुआ। तो नए टाइप का, न्यू टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, सब्सटेंस चेंज नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा फिजिकल चेंज में? तो वो ये होगा कि द नेचर नहीं, आप दो सिंपल वे में अगर लिखते हैं तो there is no new substance form। यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तीसरा फिजिकल चेंज का क्या होगा कि जनरली जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि हमने बताया कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो वो क्या होगा, वो फिर से उसी टर्म में या फिर इनिशियल स्टेट्स को एक्वायर कर लेगा। जैसे आइस वाटर बन गया, वाटर को फ्रीजर में हमने डाला तो वो फ्रीज होके फिर से आइस बनाया। मतलब ये कि ये रिवर्स हो रहा है। फिर हमने वो फ्रीजर से आइस निकाला, कुछ देर बाहर रख दिया, फिर से वो पानी बन गया। मतलब ये कि किसी भी मेथड का यूज़ यहाँ नहीं कर रहे, सिंपली हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से, यानी किसी भी फिजिकल नॉर्मल मेथड से आप उसके स्टेट्स को यानी रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टीम बन रहा है, आपने वाटर को बॉयल किया, स्टीम बना, उस स्टीम को आपने क्या किया, कलेक्ट किया और ठंडा किया, तो वो स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टीम कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो सिंपली किसी नॉर्मल मेथड से, किसी भी फिजिकल या नॉर्मल मेथड से आप क्या करते हैं, फॉर्म या स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये टर्म यहाँ पे आता है। मतलब ये कि फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो आप कहेंगे कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब इनिशियल स्टेट को ले लेता है। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या होगा, तो एग्जाम्पल्स होगा आइस टू वाटर। ठीक है, एंड वाटर फिर से रिवर्स होके आइस बनाएगा। तो ये रिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट रहता है। अब केमिकल चेंज में क्या करेंगे, तो केमिकल चेंज में नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये कि इसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, केमिकली चेंज होगा। यानी जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आप मिक्स करेंगे तो नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो वो फॉर्मेशन कैसे दिखेगा, तो वो फॉर्मेशन का ऐसा है कि जैसे कलर चेंज होकर शो कर सकता है, या फिर स्टेट चेंज हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि स्मेल आ सकता है, ऑर्डर। ठीक है, तो केमिकल चेंज के बारे में अगर हम बात किया जाए तो केमिकल चेंज में क्या होगा कि जनरली जो चेंज आप फील नहीं, देख नहीं सकते, फिजिकली देख नहीं सकते, आप उसको फील कर सकते। तो केमिकल चेंज की अगर हम बात करें, द चेंज produced when two or more substance
आर एडेड सच एज, क्या चेंज हो सकता है? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ऑर्डर, ऑर्डर, मतलब ये सारी चेंज होगा। द चेंज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर एडेड, और वो चेंज क्या होगा? तो सच एज चेंज इन कलर्स, ऑर्डर, ये सारे चीज जो होंगे वो केमिकल चेंज में आएंगे। दूसरा क्या होता है कि केमिकल चेंज में नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये कि जैसे मान लिया जाए आपने हाइड्रोजन गैस लिया, दूसरा ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग टाइप के, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी, अलग टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, जिसे मान लीजिए वाटर कहते हैं। तो वाटर जो है वो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस है जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडिविजुअल से क्या होती है, अलग होती है, उस टाइप के प्रॉपर्टी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो द चेंज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर एडेड, वो कहलाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, यानी रिएक्शंस जो होंगे। दूसरा क्या होगा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, विच इज टोटली differs from its constituent substance, जो सब्सटेंस हमने उसमें ऐड किया उससे टोटली डिफरेंट होगा। थर्ड जो होता है कि ज़्यादातर जो भी केमिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ होते भी हैं। तो हम ज़्यादातर की बात करेंगे तो लिखेंगे द मोस्ट ऑफ केमिकल चेंज इज irreversible, जो लौटते नहीं है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, जैसे मान लीजिए H2 गैस प्लस O2 गैस, ये मिलके आपको दिया वाटर, मान लीजिए ये भी गैस फॉर्म में, तो ये आपका हो गया केमिकल चेंज का। तो केमिकल चेंज अगर मान लिया जाए हमें कंस्टिट्यूएंट एटम्स को लाना है तो इसके लिए केमिकल मेथड करते हैं, दूसरे के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो फिर नए टाइप का सब्सटेंस या जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस था वो फॉर्म करेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस टाइप का चेंज है। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखा जाए कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिए रहेंगे, जैसे मान लिया जाए कि मैंने बोला कि आपके पास मिल्क है और मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। अब वो किस टाइप का चेंज है, तो आप कहेंगे कि ये मिल्क है और मिल्क से कर्ड बना, तो मिल्क का टेस्ट कैसा होता है, तो मिल्क का टेस्ट है आपका मीठा टाइप का है, मतलब टेस्टलेस कह सकते हैं, उसमें टेस्ट उतना नहीं रहता है। कर्ड कैसा होता है, सॉर इन टेस्ट होता है, मतलब ये कि यहाँ पे टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट भी चेंज हो गया, ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, स्टेट भी चेंज होता है, स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है, यानी नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मिल्क सेट इनटू कर्ड, ये आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, फिलहाल इतना लिखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी अपन ने पढ़ा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। जैसे मान लीजिए राइट द टाइप ऑफ चेंज, आपको पहचानना है कि किसमें केमिकल चेंज हो रहा है, किसमें फिजिकल चेंज हो रहा है। कुछ चेंज के नाम दिए हुए हैं, तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा फिजिकल चेंज की क्या क्राइटेरिया है, केमिकल चेंज की क्या क्राइटेरिया है। तो हमने पढ़ा अभी कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, डायमेंशन चेंज होगा,
या फिर उसका स्टेट चेंज होगा, यानी नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब ये कहा जाए कि अगर हमने आपको एक ईंट का टुकड़ा दिया, ठीक है, आपने उसको जमीन पे मारा, वो 2 से 3 टुकड़े में कन्वर्ट हो गया, तो वो ईंट का ही टुकड़ा रहा। ईंट से ऐसा तो नहीं है वो पत्थर बन गया, नहीं। अगर पत्थर बनता तो नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ। मतलब ये कि ईंट की सिर्फ डायमेंशन चेंज हुई, ईंट ही है, यानी ईंट के ही टुकड़े हुए, उसकी सिर्फ डायमेंशन चेंज हुई, तो ये फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से अपन को देखना है कि कहाँ पे नए टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। अब नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे पहचानेंगे? जैसे टेस्ट से पहचान सकते हैं कि टेस्ट कैसा हो रहा है, कलर से पहचान सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑर्डर यानी स्मेल से पहचान सकते हैं कि स्मेल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, कटिंग ऑफ वुड, पहला है कि कटिंग ऑफ वुड, ये किस टाइप का चेंज होगा। देखिए, वुड है मतलब लकड़ी है, लकड़ी को आप काट रहे हैं, ये लकड़ी को 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, लेकिन वो लकड़ी ही रह रहा है, उसकी सिर्फ डायमेंशन चेंज हो रही है। यानी बड़ी सी लकड़ी, जैसे अभी मान लीजिए ये मार्कर एग्जांपल ले लीजिए, लकड़ी है, इसको हमने यहाँ से कट किया तो क्या होगा, ये एक अलग और ये एक अलग, यानी इसका डायमेंशन चेंज हो गया। तो ये किस टाइप का हुआ? फिजिकल चेंज। तो आप यहाँ लिखेंगे कि कटिंग ऑफ वुड फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर, तो जब मैं फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा रहा था डेफिनेशंस, तो उसमें हमने बताया था कि कन्वर्जन, तो स्टेट चेंज हो रहा है। देखिए, वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। वेपर किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। तो ये लिक्विड है और ये गैस है। अब चलिए देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि वाटर को टेस्ट कीजिए और स्टीम को टेस्ट कीजिए। स्टीम को तो टेस्ट कर नहीं सकते, लेकिन आप क्या करेंगे कि स्टीम को कुछ देर तक के छोड़ दिया जाए कलेक्ट करके किसी, मान लीजिए बीकर में, तो क्या होगा, वो स्टीम फिर से ठंडा होकर वाटर बनाएगा। इसका मतलब ये कि ये रिवर्स हो गया। तो जो सब्सटेंस का चेंज रिवर्सिबल हो मतलब रिवर्स हो जाता है, यानी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, तो उस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। इसका मतलब ये कि कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर, ये भी आपका फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। मिल्क सेट इनटू कर्ड, मिल्क है, ये भी लिक्विड है, कर्ड भी लिक्विड ही है, लेकिन थोड़ा सा डेंस। मतलब ये कहा जाए कि जो कर्ड होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है लिक्विड के मुकाबले में, यानी सेमी लिक्विड कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। अब क्या चेंज होता है इसमें कि मिल्क जो होगा, इसका टेस्ट अगर बोला जाए तो मिल्क का टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होगा, कर्ड का टेस्ट जो होगा वो कैसा होगा, तो कर्ड का टेस्ट होगा सॉर, यानी ये खट्टा होगा, ये मीठा रहता है। तो पहली चेंज, टेस्ट चेंज हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, देख सकते हैं आप कि ऑर्डर भी चेंज होगा, मतलब स्मेल इसमें से अलग आएगा, यानी ये डिफरेंट चेंज हो रहा है, यानी इसमें डायमेंशन और टेम्परेचर नहीं, इसमें नए टाइप के सब्सटेंस कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी टेस्ट अलग है, स्मेल अलग है, यानी ये आपका हो गया केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। कोल कैसा होता है? कोयला काले कलर का होता है, आप उसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद क्या क्या निकलता है? तो जलाने के बाद देखते हैं कि आपको कोल तो मिलता नहीं है, जलाने के बाद आपको मिलता है ऐश। तो कोल को आपने बर्न किया तो ऐश मिला। ऐश क्या है? अलग सब्सटेंस है। उसके अलावा कुछ गैस इवॉल्व होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, या जो भी गैसेज हैं ये निकलते हैं, हीट निकलता है, यानी नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा ये कि अगर देखा जाए कि ये रिवर्सिबल है या नहीं, तो आप ऐश से कोल तो नहीं बना सकते, यानी ये इरिवर्सिबल है, यानी इरिवर्सिबल दूसरा नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन, ये आपको बताता है कि केमिकल चेंज है। इसका मतलब ये हो गया कि बर्निंग ऑफ कोल जो होगा
वो केमिकल चेंज। अब ऐसा नहीं है कि कोल ही होगा, हो सकता है यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया कंडीशन दे दिया जाए बर्निंग ऑफ पेपर, तो ये भी आपका केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। कच्चा आम है, खाए हैं कभी, ठीक है, उसका टेस्ट कड़वा टाइप का होता है। अब मान लीजिए उसको आप पकने दिए, वो पक गया, पकने के बाद पहले तो कि उसका कलर चेंज हो गया, तो कलर चेंज हुआ। दूसरा ये कि अगर आप उसको टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। मतलब ये जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है ये आपको कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हो गया। तो ये इस तरह के चेंज आपके बुक में पूरे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें चेंज लिखना है कि कौन किस टाइप का चेंज है वो लिखना है, आप लिख लेंगे। और हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है कि कैसे समझना है, हर चीज़ को हमने बिल्कुल बारीकी से बता दिया है, तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका वर्क रहेगा कि आपके बुक में जो भी ये दिए हुए हैं चेंजेस के बारे में, नेम द चेंज, तो वो आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए लिखिए इसको। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, और उसके डिफरेंस, कहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, कहाँ फिजिकल चेंज हो रहा है, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी अब पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। जैसे मैथ्स में आप लोग एक पढ़ते हैं टर्म लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें कुछ अननोन से बनाते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि केमिकल इक्वेशन, जैसे कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा है, तो अभी हमने पढ़ा कि केमिकल चेंज कब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कभी कभी सिंगल सब्सटेंस में भी केमिकल चेंज होता है। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है या फिर कोई सिंगल सब्सटेंस है, उसके अंदर कुछ चेंज प्रोड्यूस हो गया, वो नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। तो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी सब्सटेंस को शॉर्ट में अपन पढ़ते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस का एक सिंबल है, जैसे मान लिया जाए एक सोडियम है, तो सोडियम एक सब्सटेंस है, चलिए ये है आपका सोडियम, तो सोडियम सब्सटेंस का एक सिंबल हमने पढ़ा है, तो उसी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने इसको Na लिख दिया तो ये Na रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम को, ठीक है। अगर मान लिया जाए किसी ने एल्यूमिनियम बता दिया कि ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के लिए हम Al लिखते हैं, और इसको हमने कहा क्या, सिंबल का, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंगल सब्सटेंस है, इस सिंगल सब्सटेंस का हमने सिंबल पढ़ा है, ठीक है। एल्युमिनियम का सिंबल पढ़ा है। एक्चुअली ये क्यों पढ़ा है ऐसा सिंगल सब्सटेंस या फिर किसी चीज़ का सिंबॉलिक फॉर्म, इसलिए पढ़ा है कि ये कुछ आसान हो जाए। अब हर चीज़ में जैसे बड़ा लिखेंगे तो क्या होगा, वो जगह भी ज़्यादा लेगा, टाइम भी ज़्यादा लेगा, तो उसको हम लोग आसान तरीके में, कन्वीनियंट होने के लिए, इजी होने के लिए क्या किया हमने कि सिंबॉलिक फॉर्म पढ़ना शुरू किया। अब सिंबॉलिक फॉर्म आया कहाँ से, जैसे ये सोडियम लिखते हैं, तो देखिए एक्चुअली ये क्या होता है कि सोडियम, ये हमारे इंडिया में इसका जो लैटिन नेम है वो नेटियम होता है ना। तो यहाँ नेटियम से हमने Na लिया, यानी सोडियम का जो नाम है वो उसके लैटिन नेम से आया। एल्यूमिनियम अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम में Al, तो जनरली जो सिंबल लिया गया है सारे सब्सटेंस का वो उनके नाम से ही लिया गया। लेकिन कभी क्या होता है कि कुछ कुछ सब्सटेंस के नाम एक जैसे हो जाते हैं, यानी स्टार्टिंग लेटर जो है वो एक जैसा होता है, तो वहाँ पे फिर हम उस सब्सटेंस के या तो बीच का या फिर लास्ट का कहीं का एक लेटर और ले लेते हैं। तो पहला लेटर सिंबल में हमेशा कैपिटल होता है, दूसरा लेटर स्मॉल में लिखते हैं, तो ये सिंबल है। तो अब अगर कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा है तो उस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट अगर करते हैं सिंबल के टर्म में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन।
तो केमिकल इक्वेशन क्या है, जैसे अब देखिए अगर बोला जाए कि आपने कोयले को जलाया तो कोयला में जनरली कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, तो अगर बोला जाए कि कोयले में कार्बन प्रेजेंट रहता है, यानी इसका मतलब ये है कि कार्बन सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं, तो वहां से सब्सटेंस हमारा आ गया कार्बन। जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या बन रहा है, तो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, हीट निकलता है। तो ये सारी चीज़ों को जो हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन से, ठीक है ना, यानी सिंबॉलिक फॉर्म से, सिंबल का इस्तेमाल करके, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज अकरिंग बिटवीन द सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंस के साथ में, सब्सटेंस में जो केमिकल चेंज हो रहा है, उस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है केमिकल इक्वेशन। और वो केमिकल इक्वेशन हम किसकी हेल्प से लिखते हैं, तो सिंबल से, सिंबल ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मान लिया कभी कभी क्या होता है कि केमिकल चेंज को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब ये कहा जाए कि केमिकल चेंज से हमें पता चले, जैसे अभी मान लीजिए हमने बोला कि हाइड्रोजन, या फिर मान लिया जाए कभी कभी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, कुछ गैसेस स्टेट में रहते हैं, तो उसको ज़्यादातर सिंबल लिखते हैं एस, सॉलिड स्टेट वाला रिएक्ट कर रहा है, तो इससे हमारा इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। और जो पढ़ने वाले होते हैं उनको ईजिली समझ में आ जाए कि ये सॉलिड स्टेट का सब्सटेंस हमने लिया है, दूसरा लिक्विड स्टेट का लिया है, और रिएक्शन होने के बाद कौन सा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, और आगे आप जाएंगे जैसे जैसे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो पढ़ने वाले होते हैं, रीडर होते हैं या लर्नर होते हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ईजिली समझ जाए कि कौन सा सब्सटेंस का स्टेट क्या था, यानी फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, ताकि उसी टेम्परेचर पे रिएक्शन हो। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंज होते हैं जो पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर क्लाइमेट, पर्टिकुलर प्रेशर पे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट मिलने में आसानी हो, पहला ये, और समझना भी ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो जैसे अगर मान लिया जाए केमिकल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, तो आप कहेंगे द सिंबॉलिक representation of chemical change is known as chemical इक्वेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वी ऑल्सो राइट द टेम्परेचर, प्रेशर and states of substance to make equation more informative। ठीक है, जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल अब लिखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन गैस, ये आपका एग्जाम्पल है, पहले हम वर्ड्स में लिख रहे हैं, फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन में।
ठीक है, जैसे लिख दिया मैंने कि हाइड्रोजन गैस reacts with oxygen gas forms water। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। जब रिएक्ट कर रहा है यानी हम उसको मिला रहे हैं तो प्लस का साइन आता है, तो H प्लस O गिव्स वाटर फॉर्म कर रहा है। तो ये जो फॉर्म कर रहा है इसमें दो टर्म होते हैं जब अपन पढ़ेंगे। तो पहले ये कि कौन कौन से मिल रहे हैं, तो हाइड्रोजन मिल रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों कहलाते हैं रिएक्टेंट। इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, है ना। तो ये रिएक्टेंट्स हो गया, यानी जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइनिंग सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर्म्स वाटर, तो फॉर्म क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, तो जो बन रहा है नए टाइप का सब्सटेंस उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो किसी भी केमिकल चेंज के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो होता है वो न्यूअर सब्सटेंस होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंबाइनिंग सब्सटेंस होते हैं। जब दो सब्सटेंस आपस में जो कंबाइन करते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो देखिए अब यहाँ पे अगर कोई लिखता है कि H प्लस O गिव्स H2O, तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि हाइड्रोजन जो है वो कभी भी एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। H एटम है, H हम लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के एक एटम है। रिएक्शन हमेशा एटम ही करता है, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सारे जो गैस है, जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन की हम बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये इतने सारे जो सब्सटेंस है, ज़्यादातर ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डोंट लिख देता हूँ, डोंट एग्जिस्ट इन एटम फॉर्म्स। ये कभी भी एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी हाइड्रोजन के लिए आप कभी भी केमिकल इक्वेशन में H नहीं लिख सकते, ऑक्सीजन के लिए कभी भी O नहीं लिख सकते, नाइट्रोजन के लिए N नहीं लिख सकते, क्लोरीन के लिए आप Cl नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले तो आपका काम क्या होगा कि सारे सब्सटेंस कम से कम 1 से लेकर 30 तक के, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है 1 से 20 तक के, कुछ उसमें ऐड कर लीजिए 30 तक के, वो सब्सटेंस को आप उनके सिंबल्स याद करने हैं। तो हाइड्रोजन अब एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में। इसका मतलब हाइड्रोजन कहीं रहेगा तो उसको हम H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन कहीं रहेगा तो O2 लिखेंगे, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, आयोडीन I2, ब्रोमीन को Br2। तो जब भी ऐसे टर्म आएंगे तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे अब, H2। अब चूंकि ये गैस फॉर्म में है तो यहाँ पे इसका G लिख दिया हमने। इस पता क्या चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में। अगर हम G नहीं लिखेंगे तो हाइड्रोजन हो सकता है लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड हाइड्रोजन भी होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो उस तरह से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव करने के लिए हम उसके स्टेट्स को लिख देते हैं। प्लस ऑक्सीजन O2 है, तो O2 भी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, हमने गैस लिख दिया। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। वाटर मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में, तो हमने यहाँ L लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन, इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन किसका हुआ, तो इसमें आप कहेंगे कि रिएक्टेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि ये जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड
ये पूरा टर्म, ठीक है, ये पूरे टर्म को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, तो इसको हमने कह दिया प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर किसी केमिकल इक्वेशन को सिंपली भी लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं A प्लस बी गिव्स C। इसका मतलब A और B क्या है, रिएक्टेंट है, और ये C क्या है, प्रोडक्ट है। तो ज़्यादातर आगे जाएंगे आप 11th-12th में तो वहाँ पे कुछ टर्म में आप पढ़ सकते हैं A प्लस बी गिव्स C, तो ऑर्डर वगैरह जो भी है वो सब आगे का है, यहाँ पे ये पढ़ना है। तो आपको हमने बता दिया कि ये सारे आइटम्स जो हैं, ये सारे सब्सटेंस जो है ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके लिए हम हमेशा इक्वेशन में मॉलिक्यूल लिखेंगे। मेटल्स जितने भी हैं तो मेटल्स को ज़्यादातर हम एटम फॉर्म में ही मानते हैं। तो मेटल्स जितने रहेंगे, जैसे मान लिया जाए कहीं लिखा रहे एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि एल्युमिनियम, फिलहाल इसको लिख लीजिए, देखिए एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम का सिंबल लिखेंगे। देखिए एल्युमिनियम का, अब हमने बताया था कि मेटल्स जितने भी होते हैं तो मेटल्स का एटम फॉर्म लिखते हैं, तो एल्युमिनियम का सिंबॉलिक फॉर्म एटम में क्या होता है, Al। ठीक है, Al ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन जो होता है वो एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, किस फॉर्म में करता है, तो मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, O2। अब चूंकि ये गैसियस स्टेट में है तो गैसियस। अब एल्युमिनियम जो है वो सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड। ठीक है, लिख दिया हमने। गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे Al है यहाँ O2 है तो आपने लिख दिया AlO2, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तो जैसे आप कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ते थे 9th क्लास में, क्रिस क्रॉस, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे एल्युमिनियम और यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन, एटम फॉर्म लिखेंगे, एल्युमिनियम का एटम, ऑक्सीजन का एटम। अब क्या करते हैं, तो नेक्स्ट उसकी वैलेंसी लिखते हैं। तो आपको वैलेंसी भी याद होनी चाहिए, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस, क्रिस क्रॉस, है ना, मतलब ये क्रॉस करेंगे किसको, वैलेंसी को। तो यहाँ पे 2 ये इधर आ गया, 3 इधर आ गया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, नेक्स्ट जो टर्म बनेगा तो Al। अब 2 तो यहाँ पे ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई में इधर लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे 2, Al2। ऑक्सीजन के साथ O कितना है, 3, तो Al2O3। ये आपका हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे, Als प्लस O2 गिव्स Al2O3। अब ये मान लीजिए सॉलिड स्टेट में है तो हमने सॉलिड लिख दी। ठीक, तो ये Al2O3 कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से अगर मान लिया जाए कहीं लिखा हुआ रहे कि C+H2 गैस है और कार्बन मान लीजिए सॉलिड स्टेट में, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, हीटिंग का टर्म है, तो आप यहाँ पे डेल का सिंबल दे सकते हैं। तो डेल जो होता है वो हीट सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहें, ये शॉर्ट हो गया, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहें तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, हीट। ठीक है, या फिर प्लस हीट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे टर्म रहते हैं, आप अगर यहाँ पे डेल कर दिए तो भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें लिखते हैं। अभी C+H2 है, गिव्स क्या देगा, तो सबसे पहले आप कार्बन लिख लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए, हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ये इधर, ये इधर, CH4।
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि C प्लस H2 अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है CH4। अब इसमें कंडीशन और है, आगे जाएंगे तो और भी कंडीशन हो जाएंगे। तो फिलहाल सिंपल अपन इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अब जैसे हम मान लिया जाए कहीं रहेगा कि ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट gives quicklime and carbon dioxide। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं। गिव्स, तो गिव्स के बाद जितने रहते हैं ये सारे प्रोडक्ट का पार्ट है, यानी हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम का फॉर्मूला सिंबल होता है Ca। कार्बोनेट का फॉर्मूला, तो देखिए कुछ टर्म आपको 9th क्लास में दिए हुए थे, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, ये सारे टर्म आपको याद करने पड़ेंगे। वो याद करना बहुत ज़रूरी है, सारे रिलेटेड एक दूसरे। तो जैसे मान लीजिए एक कैल्शियम है, दूसरा क्या है, कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। अब वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, दोनों की वैलेंसी सेम है। तो जब भी वैलेंसी सेम रहता है तो ये कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल करेंगे तो 1 1, यानी अब ये इधर और ये इधर क्रॉस किए, क्या बना, CaCO3। ये आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो या तो आप याद कर लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, अगर नहीं याद है तो आपको बनाने आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने आना चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे CaCO3 हीट कर रहे हैं, तो प्लस हीट ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहे, कोई ऐसा लिखना चाहे CaCO3 डैश, यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे हीट किए, क्या दे रहा है, क्विक लाइम, ये कॉमन नेम है। क्विक लाइम एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं। तो क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को कहिए क्विक लाइम। तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा, तो Ca ऑक्सीजन है, O चूंकि ऑक्सीजन से ऑक्साइड आता है। अगर हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्राइड आएगा, अगर नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्राइड आएगा। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, कैंसल, क्या बचेगा, तो CaO, ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपने लिख दिया CaO प्लस, और क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ गैस लिख दिए। और CaO जो क्विक लाइम होता है ये आपका सॉलिड स्टेट में होगा, तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, S लिख दिया। CaCO3 भी क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, इसको मार्बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मार्बल। तो मार्बल भी कहीं लिखा हुआ रह सकता है। तो इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CaCO2 दे रहा है। कभी कभी इसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है, तो लाइम स्टोन भी रह सकता है लिखा हुआ कि लाइम स्टोन को हीट कर रहे हैं तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये लिख दिया। तो CaO प्लस CO2 ये फॉर्म हो गया। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, और ये आपका हो गया रिएक्टेंट। तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर, चलिए लिख लीजिए।